ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम लाइट के कई सारे फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं और इसी फिनोमिना के अंदर दो फिनोमिना होते हैं जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि हाई स्कूल के सिलेबस में है। तो जैसा कि हमने एक नया सीरीज़ शुरू किया जिसके अंदर मैं आपको हाई स्कूल के अंदर फिजिक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है उसके बारे में सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है लाइट, जिसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो उसके बारे में हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्या चीज़ है। इसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में क्लियर में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको पीपीटी भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपके लिए रिवाइज करने के लिए बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जब आप इसे हायर लेवल पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो ऑप्टिक्स होता है वो लाइट के फिनोमिना के बारे में इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे वो फिर हायर क्लास में आपका बेस बनाएगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी लाइट के फिनोमिना होंगे उसमें जो बेसिक होगा या हम कह सकते हैं जो इसका बेस होगा वो यही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही होगा। और इसके अंदर कई सारे और फिनोमिना होते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी जब आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसीलिए आप जो भी कुछ पढ़िएगा ध्यान से इसके बारे में पढ़िएगा। हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। There are a number of common wonderful phenomena associated with the light, such as imagine formation of mirror, twinkling of star, the beautiful clouds, and the rainbow bending of the light by the medium and so on। यानी कि जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है या फिर प्रिज्म के द्वारा कई सारे लाइट्स का डिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि आपको पता है कि प्रिज्म में से जब कोई वाइट लाइट को अगर हम गुजारते हैं तो वो अपने अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में ब्रेक हो जाता है, उसमें टूट जाता है। तो ये इसका जो पैटर्न होता है वो इसी तरह से रिफ्रैक्शन के पैटर्न पे ही बेस होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। और क्या होता है, बाई ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में कई सारे ऑप्टिकल के फिनोमिना हो रहे होते हैं, बस हम उनको जानते नहीं है, इसलिए हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अब जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप उसको बढ़िया से ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। और फिजिक्स यही चीज़ होता है। फिजिक्स के अंदर हम बस नेचर के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम कुछ नया नहीं पढ़ते। फिजिक्स के अंदर हम नेचर्स के लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि नेचर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कैसे घटित हो रही हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, बस हमको उसी के बारे में पढ़ना होता है और कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। तो इसके अंदर भी हम वैसे ही कुछ करेंगे। बाय कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होता है वो ऐसा कहा जाता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो कहीं पे मुड़ता नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। द फैक्ट दैट स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखें, जैसे कि क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो पारदर्शी हो, यानी कि जैसे एक समझ लीजिए ग्लास हो, तो ग्लास के अगर एक साइड पे आप टॉर्च मारेंगे तो दूसरे साइड में उसका लाइट निकल के चला जाता है। लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ा सा दीवार है, आप उसके ऊपर टॉर्च मारिए तो फिर दीवार के दूसरे पार लाइट नहीं जाता है। तो कोई भी ओपेक, मान लीजिए कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओपेक है और बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, जब आप उसके एक तरफ से टॉर्च को जलाते हैं तो क्योंकि उससे लाइट पार होकर नहीं जा पाता तो इसलिए उसका शैडो बन जाता है। अगर कोई मिरर होगा, मान लीजिए अगर कोई आपके पास ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास से क्या होता है कि लाइट पार होकर चला जाता है, तो ग्लास का कभी भी आपको शैडो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कहीं वही ओपेक ऑब्जेक्ट है तो आपको उसका शैडो मिलेगा, आपको उसके आर पार कोई भी लाइट जा नहीं पाता है। तो इसके पीछे भी कई जो फिनोमिना होते हैं वो इसी से रिलेटेड ही होते हैं और इससे इंडिकेट करते हैं रे ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट निकलता है वो एक रे के फॉर्म में निकलता है। आप कह सकते हैं इनका एक क्लाउड जैसा फॉर्म रहता है और एक रे के फॉर्म में निकलता है। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हम उसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके पढ़ेंगे। हम लाइट को बहुत ज़्यादा अभी कॉम्प्लेक्स नहीं लेकर जाएंगे। जो लाइट होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो अभी हम उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको हम कॉम्प्लेक्स करेंगे। इनिशियली हम उसको बहुत ही ईजिली पढ़ेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि जो लाइट है वो एक टाइप का रे है और रे के फॉर्म में निकल रहा है। आगे हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। हम देखते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी आपके हाई स्कूल के सिलेबस में डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया गया है कि ये क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि ऐसा कोई लाइट का रे है जो यहाँ से पास हो रहा है। मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे टॉर्च लगा दिया और यहाँ से लाइट का रे पास हो रहा है। अगर मैं इसके सामने बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, इसके सामने बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देता हूँ मान लीजिए, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जो लाइट होता है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि लाइट के जब किरणें इस छोटे से ऑब्जेक्ट से टकरा
टकराएंगी तो थोड़ा सा बेंड होके चली जाएंगी, थोड़ा सा बेंड होके ये लाइट निकल जाएंगी। यानी कि यहाँ पे लाइट्स का बेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो बेंड हो जा रही हैं। तो यही बेंडिंग होना, लाइट्स का बेंडिंग होना या फिर विवर्तन होगा लाइट का, यही कहलाता है डिफ्रैक्शन, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लाइट के सोर्स हैं, ये दोनों लाइट्स के सोर्स हैं। ये दोनों सोर्स एक छोटे से होल से बीच से निकल के जा रहे हैं। जब इस बीच से होकर निकल के जा रहे हैं तो देखिए एक सीधी रेखा में अभी तक तो जा रहे थे, लेकिन यहाँ जाने के बाद फिर ये एक टाइप से बेंड हो जा रहे हैं, और यहाँ पर भी एक सीधी रेखा में जा रहे थे और यहाँ पे जाने के बाद फिर ये बेंड हो जा रहे हैं और यहाँ पे जाके ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जा रहे हैं। तो ये सारा फिनोमिना डिफ्रैक्शन कहता है। आप इसके बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा, आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल। मान लीजिए कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट के पाथ में रखा गया है और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत स्मॉल है। लाइट हैज़ ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। तो लाइट के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी आ जाती है कि इस ऑब्जेक्ट के अराउंड लाइट बेंड हो जाता है। नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन। तो यही इफेक्ट क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द ऑप्टिक्स यूजिंग ए फेल्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है लाइट का, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। कहाँ पे फेल हो जाता है, जब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का जो भी ये कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। लेकिन आप अभी तक यही समझिएगा, जितना आप पढ़िएगा यहाँ पे आप बस यही समझिएगा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, अभी उसका डिफ्रैक्शन नहीं होगा। अभी आप ये मत ध्यान में रखिएगा। दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। तो जब हम डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब हम नेचर के कुछ फिनोमिना को समझेंगे, क्योंकि नेचर के अंदर ऑप्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं आप, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो अभी हम उतना हायर तो नहीं जा रहे, क्योंकि अभी आप हाई स्कूल में हैं, अभी आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो अभी आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अभी आप अपने सिलेबस के बारे में पढ़िएगा। एक बार एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर हम फिजिक्स के बारे में हर इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको इस वीडियो पर सब कुछ मिल जाएगा इस चैनल पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है। अब आप देखिए कि मेरे पास एक सरफेस है, यहाँ पे जो बना हुआ है एक सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के ऊपर लाइट की रेज गिर रही हैं। देखिए कैसा लाइट की रेज गिर रही है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग वाले जो फोटो था उसमें मैंने आपको दिखाया था। देखिए ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, और क्या हुआ है यहाँ पे कि नीचे से इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी गई है, जिससे कि जो भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि हम एक एंगल पे लाइट के रेस को गिराते हैं, और जिस एंगल पे गिराते हैं, ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो लाइट का रेस गिर रहा है, जिस एंगल पे, मान लीजिए ये एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के एंगल पे गिर रहा है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो भी 60 डिग्री का ही होगा, इससे कम नहीं होगा। जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगा सेम उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का अब ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये है नॉर्मल को हम हिंदी में भी कहते हैं, जैसे लंब कहते हैं, नॉर्मल को हम हिंदी में लंब कहते हैं। तो इसके ऊपर जो हमने लंब ड्रॉ किया है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे एक प्लेन के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं ये एक प्लेन के ऊपर हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक प्लेन पे होते हैं। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतना समझ में आया। तो इसके अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर बस यही चीज़ें होती हैं कि जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा लाइट, उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। A highly polished surface such as a mirror reflect most of the light falling it। जो मिरर होता है उसकी टेंडेंसी ये होती है कि जो भी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट, जो भी इसके ऊपर लाइट गिरेगा वो उसको मैक्सिमम लाइट को, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 99.9% लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो भी लाइट इसके ऊपर गिरेगा वो एक रिफ्लेक्ट होगा। अब हम इसके ऊपर बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज लिखी है, इट हैज़ लॉ। आपके एग्जाम में पूछता है कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, आप बताइए, तो आप यही बताइएगा इट हैज़ टू लॉ। सबसे पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, the normal to the mirror at the point of the incident and the reflected ray are lies at the same plane, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये
जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे होते हैं। दिस लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कोई सा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये फिनोमिना, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हर जगह अप्लाई होगा, कहीं भी ये फिनोमिना फेल नहीं होगा, हर जगह ये फिनोमिना अप्लाई होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हर जगह अप्लाई होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। कहने का मतलब है कि जो मिरर्स होते हैं वो हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एक मिरर होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये तो ऐसे मिरर होते हैं जो कि इस तरह से होते हैं या फिर इस टाइप से होते हैं। एक मिरर होता है जो कि प्लेन मिरर होता है। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं अपने घरों में अपने आप को देखने के लिए, वो प्लेन मिरर ही होता है। तो प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एकदम वैसे ही बनेगा, ऑलवेज वर्चुअल। मतलब वर्चुअल का मतलब रियल इमेज नहीं रहता है, वो इमेजिनरी या फिर वर्चुअल रहता है। ये क्या होता है, इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है। द साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज का साइज होता है वो इक्वल टू दैट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया है और प्लेन मिरर एक मिरर है और इसके साइड में क्या किया गया है, कोटिंग कर दिया गया, जिससे कि जितना भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो वो रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ जाए। अब अगर इसके सामने मान लीजिए कि इसके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया है कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है, तो इस ट्री का जो इमेज बनेगा वो एज इट इज़ इसके ऊपर बनेगा। जितना बड़ा ये मिरर रहेगा, मान लीजिए मिरर इतना बड़ा है, तो लगभग जो मिरर पे बनेगा इसका इमेज वो इतना बड़ा ही बनेगा। अगर आप इमेज को मतलब मिरर को और ज़्यादा बड़ा कर दीजिए तो ये उससे बड़ा होगा, तो पूरे ट्री का इमेज इसके ऊपर बनने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जितना बड़ा इमेज रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, सेम एज इट इज उसका इमेज मिरर के ऊपर वैसे ही बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, वो एकदम सिंपल मिरर होता है। प्लेन मिरर एकदम से सिंपल होता है, जैसा आप दिखेंगे वो आपको वैसा ही दिखाएगा। जितने बड़े आप हैं उतना बड़ा आपको दिखाएगा, आपका साइज इक्वल बताएगा, सब कुछ आपको इक्वल ही बताएगा। जितने डिस्टेंस पे आप खड़े रहेंगे, मतलब मिरर से आप कुछ डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, तो आपका जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो मतलब जो भी प्लेन मिरर करता है वो एकदम रियल चीज़ करता है, बस इसका इमेज वर्चुअल बनता है। द इमेज फॉर्म्ड एज इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर। कहने का मतलब है कि जितना आप दूर मिरर से खड़े रहेंगे, आपका इमेज भी मिरर के पीछे उतना ही दूर बनेगा और लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर। अब हमारे पास एक चीज़ आ जाता है, यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया गया है स्फेरिकल मिरर। अब आप समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर के थ्रू हम ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं। अभी तक तो हम यही जानते हैं कि एक मिरर होता है जो कि प्लेन होता है, जिसका हम रोज़ अपने घरों में यूज़ करते हैं। नहाने के बाद जो भी हम अपना चेहरा देखते हैं या फिर रेडी होते हैं तो मिरर में देख के होते हैं, तो वो प्लेन मिरर ही होते हैं मोस्टली। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है स्फेरिकल मिरर, तो हम इसके बारे में देखेंगे। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसीडर्ड टू बी फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। कहने का मतलब है कि जो भी इसमें कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वही बनाते हैं, वही उसी को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर, या उसके पार्ट होते हैं स्फेरिकल मिरर के। तो अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या है। आप इसके बारे में अभी इस वीडियो में बस इतना ही समझिए कि प्लेन मिरर क्या होते हैं। तो प्लेन मिरर आपको समझ में आया कि एकदम सिंपल मिरर होता है, जैसे आप हैं वैसे ही आपको दिखाएगा। जितने दूर आप मिरर से खड़े हुए उतने दूर आपका इमेज भी बनेगा, एज इट इज इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा, आपको हम इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।